हेलो हाय राधे कृष्णा और जय सिया राम मेरे प्यारे भाई और बहना ने। जय सिया राम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वे के अंदर करने वाले हैं, एकदम पिछले चैप्टर की तरह जिस तरह अच्छे से निचोड़ दिया था उसी तरीके से इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लेंगे। अगर वाला चैप्टर नहीं देखे देख लीजिएगा, क्योंकि एक हल्का सा रेफरेंस लेने वाला हूं उस चैप्टर का। जैसे कि हमने उस चैप्टर के अंदर नर्मदा रिवर के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी हमने नर्मदा रिवर के बारे में? कि सर वहां के जो लोग थे ना वो स्किल्ड गैदरर्स थे। क्या थे वो लोग? स्किल्ड गैदरर थे, यानी कि उन्हें पता था कि कौन सी चीज फायदेमंद है उनके लिए, कौन सी चीज नुकसानदायक है। इसके अलावा वहां के लोग जो थे वो हंटिंग करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। क्यों शिकार करते थे? अपनी भूख मिटाने के लिए उनका शिकार करते थे, उन्हें खाते थे, सर्वाइवल करते थे अपना इस तरीके से। तो ये कुछ बातें करी थी हम लोगों ने। लेकिन अब एक चीज बताओ, वो तो उस टाइम पे ये सारी चीजें करते थे, अब आजकल के इंसान ये सारी चीजें करते हैं नहीं सर। आजकल हंटिंग गैदरिंग कानूनी अपराध है सर। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ, हमारे हमारे दादा परदादा करते थे नहीं सर, हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे, उनके दादा परदादा भी नहीं करते होंगे हंटिंग गैदरिंग। तो ये जो शिफ्ट था कहाँ पे? फार्मिंग की तरफ। क्योंकि सबसे पहले इंसान ने क्या चीज डेवलप करी? एग्रीकल्चर को डेवलप किया। क्या चीज डेवलप करी इंसान ने? एग्रीकल्चर को डेवलप किया। तो ये जो शिफ्ट था कहां से? हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग तक का, ये किस तरीके से शिफ्ट आया और कैसे शिफ्ट आया? और अभी का ये शिफ्ट नहीं, बहुत साल पहले ही इंसान ने शिफ्ट कर लिया था खेती बाड़ी की तरफ। अभी का ऐसे नहीं कि अभी कुछ हजारों साल पहले से खेती बाड़ी चल रही है, बहुत सालों बहुत हजारों साल पहले से खेती बाड़ी चल रही है। और वहां के लोगों ने कैसे चेंज किया था आज मैं वो बताने वाला हूँ। एशियन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी इंटरेस्टिंग है कि भाई किस तरीके से जो लोग आदिवासी थे, जो कि मतलब गैदर करते थे, जिन्हें ऐसे नहीं था कि हम खेती बाड़ी करेंगे, हम एनिमल्स को पालेंगे, एकदम प्रॉपर फार्मर बना के भेजेंगे आज जिन्हें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम देखिए क्या हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ग्रोइंग फूड यानी कि जो फार्मर्स है वो ग्रो करते हैं फूड। ओके, तो जैसे हमारी पिछली बार राशि जी थे, इस बार हमारे तुषार जी हैं। तुषार जी बड़े हैंडसम आदमी हैं। चलो, तुषार ट्रेन जर्नी। ओके, तुषार एक ट्रेन जा रहे थे, वहां उनकी जर्नी के बारे में बात करें। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। जा रहे थे अपने दोस्त के, अपने एक कजन की वेडिंग के अंदर जा रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट बाय हिज नोज एंड ग्लूड टू द ग्लास विंडो। यानी कि वो होते हैं ना बच्चों के अंदर होते हैं कि जिस तरीके से किसी भी तरीके से ना विंडो सीट मिल जाए, क्यों? ताकि सारा सफर है ना बाहर आराम से खिड़की के नजारे देखते हुए मजेदार तरीके से हो। बहुत बार होता है कि जनरली हम लोगों के अंदर होता है कि किसी तरीके से ना, तो वो भी क्या गया, उन्होंने भी किसी तरीके से विंडो सीट पकड़ ली और क्या वे आराम से जर्नी है चेन्नई तक की आराम से नजारे देखते हो जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने भी ये सारी चीज, ये भी घूमते फिरते आगे। ऐसी वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास हिज अंकल टैप हिज शोल्डर एंड सेड। उन्होंने एक अंकल जी है, उनकी पीठ मतलब पीठ थपथपाई, मतलब एक तरीके से बुलाया और उन्होंने उनसे कहा था, डू यू नो दैट द फर्स्ट ट्रेन यूज्ड टू बी ट्रेन बिटवीन 100 एंड 15 इयर्स अगो। यानी कि 150 साल पहले पहली जो ट्रेन थी इंडिया के अंदर, सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 150 इयर्स अगो इंडिया के अंदर चली थी। बच्चे के मन में आया सवाल है, अब हमारे तुषार जी के मन में क्या सवाल है वो भी बताता हूँ मैं। तुषार जी के और जो बसेस थे वो उसके कुछ 10-20 साल बाद बसेस चलने लगी थी। तुषार wondered that when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives at the place where they are born? यानी कि उसके मन में पता है क्या सवाल है? यार एक चीज बताओ यार, क्या लोग जो थे वो वहीं पे रह जाते थे क्या जहाँ पे वो पैदा हुए थे? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, आज मुझे यहाँ से गंगानगर से मुंबई जाने एक दिन के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब देखा जाए कोई साधन नहीं है, मुझे पता रास्ता नहीं पता किस साइड जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो भाई मुझे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या उसके मन में है क्या लोग वहीं पे रह जाते थे जहाँ पे वो बोर्न होते थे? तो इसका आंसर है नहीं, लोग मूव करते थे। क्या क्या कारण थे मूव करने के, और इस मूविंग की वजह से किस तरीके से वो फार्मर बन गए, सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक इस हिस्ट्री का ना, तो क्लास 6 की हिस्ट्री की खूबसूरती है कि इसके अंदर आपको मुगलों के बारे में नहीं बताया जाएगा, ना आपको अंग्रेजी सरकार के बारे में बताया जाएगा, ना कोई लड़ाई झगड़े, सीधी सादी बात है। इंटरेस्टिंग वे के अंदर देखा जाए फिल्म से चल रही है, आपने देखी होगी अभी बहुत सारी एशियन फिल्म्स है ना, मजा आता है उन्हें देखने के अंदर। बस वही है, आंखें बंद करो, मेरी बातें सुनते जाओ और सारी की सारी चीजें ना ए टू जेड सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं एक चीज के अंदर बिलीव करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ाने के अंदर, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी होती है। पिछले चैप्टर से हंटिंग गैदरिंग का पॉइंट उठाया, अब इस हंटिंग गैदरिंग गोइंग फ्रूट से कैसे कनेक्ट करूंगा, आपको पिछले टॉपिक्स भी रिवाइज करवा दूंगा, अच्छे से करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था, एक चीज के बारे में मेंशन किया था कि रेलवे जो थे ना 150 ईयर अगो, यानी कि 150 साल पहले बनाए गए थे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। अब देखो आपको, अगर देखो अगर हम नॉर्मल लोग, नॉर्मल बंदों की तरह भी जैसे 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 सब कह रहे हैं, जैसे कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत ही सरल काम होता है, लेकिन उसी भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आपको ये चीज याद हो, आपने ये लाइन पढ़ी, आपके मन में क्या आएगा, अच्छा
एनसीईआरटी। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एनसीईआरटी बुक्स का जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस ईयर जो है इट्स 2000 ईयर्स। कितना है? 2000 साल, यानी कि सन 2000 के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है। आप कहोगे सर 2023 के अकॉर्डिंग नहीं, बॉस आपको 2000 से 150 साल पहले की बात करेगी, यानी कि 1850 के आसपास की बात करेगी। कितने आसपास? 1850। अगर आप नॉर्मल एस्पिरेंट हो और अगर है कि जैसे भीड़ चल रही है वैसे मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, तो आप क्या करोगे? सिर्फ इतनी सी बात याद करोगे। लेकिन अगर आपको अपना भीड़ के अंदर अपना जादू भरा नशा बिखेरना है, अलग चीजें, अलग नॉलेज याद रखो। अब मैं इसके लिए पॉइंट्स लिखवाता हूँ, सारे पॉइंट्स एक सीक्वेंस के अंदर बनाता हूँ मैं। देखिए, तो सबसे पहली बात, जो आपकी फर्स्ट चेन थी वो कौन सी डेट को चली थी? योर फर्स्ट चेन रैन ऑन 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 के अंदर आपकी सबसे पहली ट्रेन चली थी। और कहां से कहां तक चली थी ये भी आप लोगों को पता है। मुंबई से थाने, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर पता होगा, मुंबई टू थाने जा रही थी ये ट्रेन। सर ये बातें तो पता है, वो मैं कह रहा हूँ ये आपको भी पता, आपके पड़ोसी को भी पता है। ये बातें, इनके अंदर कोई महारत हासिल करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से थोड़ी महारत हासिल कर लोगे कि ट्रेन जो थी डेडिकेटेड, चलवाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। और ये एक हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आप क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वहां से चालू कर रहे हो, अब पता है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी कैसे बनेगा। यहाँ पे बेसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। कहते हैं बेसिस जब स्ट्रॉन्ग होंगे उससे क्या होगा? आपने क्लास 6 की, अब जब यही नाम लॉर्ड डलहौजी क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ोगे ना, तब पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री ना रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज क्या तो होती है चीजें, रोज नोट्स पढ़ने होते हैं, नहीं, आपको वो चीजें जब लॉ ऑफ कनेक्टिविटी होते हैं ना, आपने उस टाइम लॉर्ड डलहौजी का पॉइंट पढ़ा, अरे यार मैंने क्लास 6 के अंदर एक पॉइंट आया था, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 16 अप्रैल को हुई थी, मुंबई से उठाने हुई थी, लॉर्ड डलहौजी थे। सारी चीजें चेन से बनती है। देखो साइकिल की चैन होती है ना, जब साइकिल की चैन इस तरीके से चलती है, अगर बीच में टूटी होगी ना तो साइकिल की चैन गिर जाएगी। आप लोगों को अपने कंसेप्ट को इस तरीके से बांध के रखना, और गारंटी मैं देता हूँ मेरी तरफ से कोई कमी वैसी नहीं आएगी। तो लॉर्ड डलहौजी। अब एक और सवाल, हम इसे कहते हैं यूपीएससी के अंदर क्यों सवाल तो तैयार ही रखा करो भाई, ये क्यों? लॉर्ड डलहौजी कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, ठीक है। मजा आता है, यूट्यूबर हूं ना मैं भी, अब ऐसे नए नए यूट्यूबर की फीलिंग कर रहे होते हैं, कमेंट में लिखना। चलो, लॉर्ड डलहौजी कौन थे? हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ये अकेले थोड़ी ना थे सर, बहुत सारे थे। तो इनका टाइम ड्यूरेशन था 1848 से ये बने थे 1856 तक। ये नॉलेज आपको भीड़ से अलग कर देती है। ये इतनी सी नॉलेज, एक लाइन आपको भीड़ से कैसे अलग करती है, ये सारी चीजें। जो 1% का सिलेक्शन होता है, वो 1% का सिलेक्शन उस भीड़ से कैसे अलग होता है, इन नॉलेज की वजह से होता है। 34 किलोमीटर तक की चली थी उस दिन। इसके अंदर करीबन 400 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, 400 पैसेंजर्स थे, और 14 कैटेगरीज थी इसके अंदर। कैटेगरीज का मतलब समझते हो? कभी ट्रेन के अंदर बैठे होगे तो आपको पता ही होगा कि कैटेगरीज होती है, जैसे AC, A1, A3, A4, मतलब उसके अंदर होता है कि मिडिल, लोअर और अपर, इस तरीके से जो क्लासेस होती है डिवाइडेड होती है, उस तरीके से इसमें अंदर 14 कैटेगरीज थी। तो इतनी सी न्यूज थी हमारे पास क्या था? हमारे पास ये डाटा भी इनएक्यूरेट था। हमारे पास क्या था? 1850 के आसपास। लेकिन यहाँ से एनसीईआरटी क्या कहते हैं, बॉस मैंने तो आपको सिर्फ क्या दिया, आपने बस बत्ती, हमने तो बत्ती लगा के दिया, आग आपको ही लगानी है। आग आपको लगाने, माचिस यहाँ तक है। उन्होंने कहा 150 साल पहले इतनी जलाई, पर इतने से माचिस नहीं जगती। इतना फोर्स लगा, इतने माचिस नहीं जगती। लेकिन आपको अगर माचिस जलानी है तो पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो पूरा फोर्स इन सारे फैक्ट्स की मदद से आएगा। इससे आपको पूरा हो गया भाई, मुझे इस लाइन से मुझे कोई दिमाग में डाउट ही नहीं रहा, ठीक है। वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर ही। तो उन्होंने सवाल पूछे। अब एक्चुअल में हम चैप्टर चालू करने वाले हैं। अच्छा पॉइंट था ये, अगर आप सच्ची में अच्छे से दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर नोट कीजिएगा। अगर नहीं करना है, मतलब ऐसे कि चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, तो बात वैसे आता नहीं कभी। चलो, द अर्लीस्ट पीपल के बारे में बात करें। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई दे वर ऑन द मूव, कि भैया अर्लीस्ट पीपल जो थे वो क्यों मूव क्यों करते थे। अर्लीस्ट पीपल के अंदर कौन सा आ जाता है? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हंटर गैदरर्स की, जिन्हें हम क्या बनाएंगे? किसान बनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्या बात करते हैं। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। चैप्टर नंबर 1 देखो, मैं आपको रिवाइज करवाता जाऊंगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो देख लो ना, आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 है ना, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने बैठ कर लिया, उसके बाद आपकी रिवीजन की टेंशन नहीं है। सारे चैप्टर के अंदर मैं पिछले सारे चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। सब कॉन्टिनेंट बता दो क्या होता है सर? सब कॉन्टिनेंट एक बड़ा एरिया है जो कि एक, वैसे देखा जाए कॉन्टिनेंट के मुकाबले तो छोटा है, लेकिन एक बड़ा एरिया है जो कि रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेटेड है। और इस रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सा आता है? देखो, अगर होमवर्क नहीं किया ना यार, अगर तुम चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ के आए और तुम लोगों के पास अभी भी, तुमने चैप्टर 1 करने के बाद भी तुम्हारे पास इन चीजों का जवाब नहीं है ना, तो बॉस, तो
मैं अभी कह रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर तुम्हें इस जवाबों को पता है, इन सवालों का जवाब पता है, इन सवालों के जवाब अगर तुम्हें पता है पिछली वीडियो के अंदर कि मैं अच्छे से हर एक, मैं देखो मैं तुम्हारे को भी बेसी नहीं छोड़ता। ये वर्ड पता है इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया, पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं एनसीईआरटी। अच्छे से लॉ ऑफ कनेक्टिव बना के रखो और बीच में से कोई चैप्टर में दोहराओ। चलो जैसे होता है ना आजकल तो गूगल के अंदर होता है पिक नंबर फ्रॉम 1 to 10, अच्छा 6 नंबर चैप्टर से चालू करते हैं, नहीं क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर, क्योंकि सबसे औखा ये काम है, पर एनसीईआरटी खत्म करनी सबसे औखी है। तो इसके अंदर बात होती है सब कॉन्टिनेंट में कौन आता है सर, इंडिया। देखो आंखें बंद करो, आप भी आंखें बंद करो, मैं भी आंखें बंद करता हूँ। इंडिया, ठीक है सर, इंडिया आ गया। इस साइड गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। अब इससे थोड़े इस साइड आए हम यहाँ पे चाइना गए, चाइना से नीचे नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सब क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया बनाते हैं और ये रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेटेड है बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। Okay, we know about the people who lived in the subcontinent are as early as 2 million years ago. अब यहाँ पे एक अच्छी बात हमें ये पता चलती है कि हम लोगों को जो हमारी अर्लीस्ट नॉलेज है वो किन लोगों के बारे में जो कि सरवाइव करते थे 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है यहाँ पे 20 लाख साल पहले। ओके, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर और गैदरर्स। अब मैंने आपको जैसे मैंने बताया था, मैंने किसके बारे में बात की थी, हंटर्स और गैदरर्स के बारे में। ओके, hunters and gatherers, the name comes from the way in which they got their food. अब इस चीज बताओ, उनका नाम छोटे हाइट का होता है, हम उसे क्या कहते थे, छोटू। कोई मोटा सा होता है, हम उसे क्या कहते थे, मोटू। जो हंट करके अपना फूड लेता है तो हम उसे क्या कहेंगे, हंटर। जो चीजों को गैदर करता है हम उसे क्या कहेंगे, गैदरर। हंटर गैदर, इनके नाम जो थे वो इनकी काम की वजह से पड़े। जैसे होता है ना कि कोई क्या नाम लेते हैं, जैसे मैंने हाइट कह दिया, कोई लंबा सा होता है हम क्या कहते हैं, लंबू सा। तो क्या है लंबू, क्योंकि उसका काम वो उसे आइडेंटिफाई कर रहा है। वैसे ही जो बंदे हंट करते थे उन्हें हम हंटे कहते थे, जो चीजों को गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, हम उन्हें क्या कहते हैं, गैदरर कहते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे और गैदर करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, एक्स को। सर एक वर्ड छोड़ गए क्योंकि इस वर्ड का मतलब बताना है मुझे, स्टॉक्स। अब अगर आप नॉर्मली पढ़ो, अच्छा स्टॉक, अब ऐसे क्या कहोगे, प्लैनेट ढूंढना। स्टॉक्स का मतलब मैं आगे जो टॉपिक है उसके अंदर एक पॉइंट के अंदर टच करूंगा, और अभी देख लो मतलब, क्यों देखो यार मुझे पता है काफी यार आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो नॉर्मल सा वर्ड है स्टॉक्स, मतलब पूछूं सर। स्टॉक सर इज अ वेरी गुड कंसेप्ट बट वी डोंट नो द मीनिंग। क्योंकि मुझे पता है कि काफी सब जो होते हैं ना, अगर आपने तैयारी करी हुई है, आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, फिर आपको पता होगा, लेकिन काफी बार हमें इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता। स्टॉक क्या होती है, देखो स्टॉक, ये पहले ये मिटा देता हूं मैं। अब स्टॉक देखो क्या होती है, जैसे ये आपकी जो भी आपकी क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप है। अब क्रॉप तो आपकी इस तरीके से हुई, फिर वो आगे जाके ऐसे फैल गई, ठीक, आपकी क्रॉप ऐसे फैल गई। लेकिन ये जो नीचे वाला तना है ना, जो एकदम बेसिक है, जो रूट से एकदम बेस पे है, यानी कि जो एकदम स्टार्टिंग एकदम बेस है ना, जैसे घर की नींव होती है ना, बिल्कुल ये जो प्लांट की नींव है ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस एरिया इज टर्म्ड एज स्टॉक, ठीक है। क्योंकि आने वाले पॉइंट के अंदर डोमेस्टिकेशन का टॉपिक करवा रहा हूं, अभी बता रहा हूं डोमेस्टिकेशन का टॉपिक करूंगा इस चैप्टर के अंदर, स्टॉक वर्ड आएगा। और अभी से क्लियर कर लो क्योंकि आगे वाली वीडियो के अंदर दिक्कत ना है, क्योंकि जितनी मुश्किलें एक बार ही सहन कर लोगे ना, बाद में उतने आराम है, बाकी चैप्टर है ना यूं चलेगा आपके लिए। ओके, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। और हंटर गैदरर मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसके बहुत सारे रीजन है। तो रीजंस क्या थे, ये पॉइंट छोड़ो, मैं पहले आपको समझाता हूँ ये पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। इसी की एनसीईआरटी की लाइन ही मैं बताने वाला हूँ, सारी एनसीईआरटी। देखो मैं पता है क्या, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी करवाऊंगा और अच्छे से नोट्स भी बनवाऊंगा। अभी आप हेडिंग देखिएगा कि व्हाई ये दिख रहा है क्या इसके अंदर, देखना गाइस, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं बोर्ड का, अब देखना, इज इट विजिबल, ओके। तो व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव, ये सवाल था हमारा, व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव, व्हाई डिड हंटर गैदरर्स मूव। देखो पढ़ना कैसे होता है ना, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अब इसके अंदर लाइन आई थी एनसीईआरटी के अंदर, क्या लाइन आई थी, हंटर गैदरर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दो भैया, क्यों मूव कर रहे थे वो, 4 रीजन बताऊंगा। देखो इसी तरीके से मैं आप लोगों को यही नहीं बता रहा कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। मैं आपको सिर्फ टॉपिक ही नहीं बता रहा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमें ये चीजें होती है ना, बेसिक चीजें। काफी बार पता है क्या, एक बहुत अच्छी वीडियो थी संदीप सर की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने एक बच्चे को कहते हैं कि अगर एक आपको कहीं पे कील ठोकनी हो तो आपको पता है उस साइड लोहे का सरिया,
आप पूरी जिंदगी मारते जाओ, नहीं होगा। क्या आपने एफर्ट्स नहीं करे सर, बहुत एफर्ट्स करे, लेकिन आपका एफर्ट्स वर्थ इट नहीं हुए। लेकिन जब तक, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी डायरेक्शन चाहिए नहीं होगी ना, आपके एक्शन आपके वर्थ इट नहीं होंगे, आपके एक्शन आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए सही तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब देखिएगा व्हाइट हेड हंटर गैदरर्स हूँ, 4 मेजर कारण बताऊंगा और बहुत ही सिंपल से कारण है, आप लोगों को पता भी है कारण। सबसे पहले कारण लिखिए इसके अंदर, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड। अब एक एग्जांपल लो, ठीक है। आप मान लो कि आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए, ठीक है, और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए ना नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नोट्स लिया, मेरे पास है ना अभी करेक्ट हो, मेरे पेन स्टैंड में 3 पेन पड़े हैं, ठीक है। मैंने पहला पेन लिया, लिखने बैठा, ठीक है, एक पेन खत्म हो गया। दूसरा पेन लिया, लिखने बैठा, खत्म हो गया। तीसरा लिया, ये भी खत्म हो गया। अब चौथा पेन, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और पेन चाहिए नोट्स कंप्लीट करने के लिए। तो क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, मेरे अभी के पेन जो है मेरे लिए क्या रिसोर्स है। सर आपके रिसोर्सेज अभी खत्म हो गए, मैं क्या कहूंगा, सर आप दूसरे कमरे में जाके नया पेन लेके आओगे, या आप स्टेशनरी की दुकान पे जाके नया पेन खरीदोगे और आओगे। यानी कि एक चीज मैं कह सकता हूँ, मेरे अभी के रिसोर्सेज खत्म हो गए, अब मुझे दूसरी जगह जाके अपने रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। बात बिल्कुल सही है। ये सेम एग्जांपल हंटर गैदरर्स के लिए लगाओ, जो एनिमल्स को हंट करते थे, जो प्लांट्स एंड फ्रूट्स, जो फल फ्रूट्स होते थे, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलेक्ट करते थे। अब एक चीज बताओ, फल फ्रूट है, टाइम तो लगता है उन्हें उगने के अंदर, ऐसा थोड़ी ना कि भैया आज खाए आज ही खत्म, सर टाइम लगता है उन्हें उगने के अंदर, है ना। अब मान लो मैं एक जगह पे रहता हूँ, ठीक है, मेरे आसपास एक आम का पेड़ है, एक सेब का पेड़ है, एक किसी भी एक और फल का पेड़ है। मैंने, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल है। हमने उस जगह के सारे पेड़ों के आम खा लिए, सेब खा लिए, जो भी फल फ्रूट थे सारी चीजें खा ली हम लोगों ने। वहां उस एरिया के सारे एनिमल्स को हंट कर दिया। अब क्या वेट करेंगे भैया, 6 महीने वेट करो भैया पेड़ जी, अगर हम गलती से मर जाए, हमारी आत्मा भी यहीं पे भटकेगी आपके पेड़ों के आसपास, हमें यहीं पे दफन कर देना, ऐसे कहोगे आप क्या कहोगे। चलो भैया यहाँ के तो फल फ्रूट खत्म हो गए हैं, यहाँ पे अगले सीजन के अंदर फल फ्रूट लगेंगे, अभी दूसरी जगह जाते हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें, ताकि हम अपना पेट भर सकें, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है। अभी अगर देखा जाए, सेब एक बार आपने खत्म कर दिए, हाथों हाथ थोड़ी ना उगेंगे, टाइम लगेगा, 6 से 7 महीने तो लगेंगे उन्हें उगने के। आप क्या करोगे, दूसरी जगह चले जाओगे, आप क्या करोगे, दूसरी जगह जाओगे इन सर्च ऑफ फूड। अब एनसीईआरटी ने क्या लाइन बताई है, आप चाहो तो चेक भी कर लो, एनसीईआरटी मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पर मैं आपको एनसीईआरटी की सेम लाइन बता दूं। एनसीईआरटी कहती है, इफ मैन एंड वुमेन, ध्यान से सुनना, इफ मैन एंड वुमेन वुड हैव स्टेड, यानी कि अगर वो रुकते हैं एट वन प्लेस, एक जगह पे, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा लंबे समय तक, दे वुड हैव ईटन अप, तो वो सारी चीजें खत्म कर देंगे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, तो जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज है वो उन्हें खा जाएंगे। सो पीपल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, तो उन्हें अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, क्योंकि एक जगह पे रहे तो सारे रिसोर्सेज खत्म कर देंगे हम लोग। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, एनिमल फॉलोड बाय मैन। सर ये क्या बात हुई कि हम एनिमल्स को फॉलो, हम जानवरों को फॉलो करते, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब एक चीज बताओ, ठीक है, आप एक एरिया के अंदर रह रहे हो, आप क्या करो, एक एरिया के अंदर रह रहे हो, ठीक है, वहां पे जो एनिमल्स हैं, क्या वो एनिमल जीव जंतु है, क्या उनके अंदर लाइफ है, हाँ जी सर। क्या उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, हाँ जी सर। अब एक चीज बताओ, जो एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे इस एग्जांपल के अंदर हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज खत्म हो गए, इनके भी तो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, हो सकता है सर, जरूर हो सकते हैं। तो क्या अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एनिमल्स भी मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनके भी रिसोर्सेज क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। अब खत्म किस तरीके से हो जाते थे, अब देखो एनिमल्स के अगर मैं 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन करूँ तो क्या क्या हो जाएंगे सर, एक तो होंगे हर्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोरस जो मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो क्यों मूव करेंगे सर, वहां की जो एरिया की ग्रास है, अगर आपने कभी गाय को चढ़ते हुए देखा है, कभी देखा है, जो गाय जब चढ़ती है ना, तो एक जगह, मतलब अगर आप एक जगह पे मतलब एक जगह खड़े होकर नहीं चढ़ती, वो क्या होती है, बार बार अलग अलग जगह वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, मूव करती है इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि एक जगह को उसने ग्रास खा ली, फिर वो दूसरी जगह जाती है, गाय इस तरीके से करती है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो किस चीज के सर्च में मूव कर रही है, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ग्रास एंड लीव्स के अंदर सर्च करी तो उस तरीके से आगे जाएगी। और जो कार्निवोरस एनिमल है, एक शेर है, ठीक है, अब उस शेर का यहाँ पे जितने भी डियर थे उसने उसका शिकार कर लिया, डियर दूसरे जगह चले गए, तो वो भी क्या करेगा, दूसरी जगह जाएगा, यानी कि फॉलो करेगा। अब जो एनिमल जो शेर का शिकार करने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका फॉलो कर रहे हैं। देख लो ये चीजें, जैसे ये डियर है, ठीक है, डियर इज फॉलोड बाय लायन, ओके, डियर इज फॉलोड बाय लायन एंड लायन इज फॉलोड बाय मैन। कि मैं सोचा कि मैं शेर का शिकार करूंगा, शेर सोचेगा मैं डियर का शिकार करूंगा, डियर मूव कर रहा है इसलिए एनिमल मूव कर रहा है, और एनिमल मूव कर रहा है इसलिए मैन मूव कर रहा है, यानी कि मैन फॉलो कैसे कर रहा है, एनिमल्स को फॉलो कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर आपको, एनिमल फॉलोड बाय मैन, यानी कि एनिमल्स को फॉलो किया जाता था मैन के द्वारा।
थर्ड पॉइंट लिखेगा इसके अंदर, इन सर्च ऑफ वाटर। सर पानी की तलाश में भी चले जाते थे लोग। हाँ, आपको पता है कि जो रिवर थी ना उस टाइम पे, क्योंकि कुछ रिवर जो थी, अगर सम रिवर्स एंड लेक जो थी, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पेरिनियल, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। अब सर ये पेरिनियल क्या होता है और नॉन पेरिनियल क्या होता है ये बता दो। तो पेरिनियल वो रिवर्स होती है, पेरिनियल रिवर्स है, नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनके अंदर जो पानी है, वाटर रिमेन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ईयर के 365 दिन पानी है। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो 365 दिन नहीं है। तो अब एक चीज बताओ, अब एक आदमी वहां पे रहने के लिए अपने परिवार के साथ, क्या वहां पे नदी पे लिखा हुआ है कि भैया मैं पेरिनिसुलर हूँ, मैं नॉन पेरिनियल हूँ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आदमी वहां पे स्टे करेगा। अब उसे पता कैसे चलेगा? जब पानी कम होने लग पड़ेगा, उसे लगेगा कि यार ये नदी तो सूख गई, तो वो क्या करेगा? दूसरी जगह जाएगा। क्यों नदी क्यों सूखती है? सब बारिश के मौसम में तो पानी आ जाता है, लेकिन जो ड्राई सीजन होते हैं, ड्राई सीजन कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? जैसे आपकी गर्मियां और सर्दियां, ये दोनों क्या ड्राई सीजन है। समर इज अ ड्राई सीजन, समर एंड विंटर, ये आपके ड्राई सीजन है, इनके अंदर बरसात नहीं होती। तो इसके अंदर आपकी नदियों का पानी क्या है? सूख जाएगा। अगर जब आपकी नदियों का पानी सूख जाएगा तो आपको क्या, आपको पानी की जरूरत तो है, आप क्या हो जाओगे? वापस नदी की सर्च के अंदर जाओगे। तो क्या आप एक चीज इसे कंक्लूड कर सकते हो कि जो हंटर गैदरर थे वो क्यों मूव कर रहे थे? इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी के लिए मूव कर रहे थे, इन सर्च ऑफ वाटर वो मूव कर रहे थे। सॉरी गाइस। तो 3 पॉइंट्स क्लियर है। लास्ट में चौथा एकदम पॉइंट है, लास्ट है सीजनल चेंजेस। काफी बार जो सीजन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हो वो गर्मियों के अंदर बहुत बढ़िया थी, सर्दियों आती है वो चीज वहां पे वो क्लाइमेट आपको सेट नहीं हुआ, तब क्या करोगे? मूव करोगे। इसके अलावा जो प्लांट और ट्रीज थे वो अलग अलग तरीके के फ्रूट अलग अलग सीजन में निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है, ठीक है, अब उस आम के पेड़ के अंदर क्या है, हमें पूरे साल थोड़ी ना आम रहेंगे, गर्मियों का सीजन है, आम है। अब गर्मियों का सीजन क्या है, तो मुझे क्या है, अब भैया इस पेड़ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? मूव करूंगा, क्या, एक जगह से दूसरी जगह। सीजनल चेंजेस की वजह से सीजन चेंज होते थे, और अगर वापस आम का सीजन है मैं वापस अपने पुराने घर में आया, अगर सर्दियों का सीजन हुआ तो मैं उस साइड चला गया। तो सीजनल चेंजेस इसके अंदर होते थे। ये 4 मेजर कारण थे, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, मैन फॉलोड बाय एनिमल्स, और लास्ट पॉइंट था इसके अंदर सीजनल चेंजेस। अब जो मैंने आपको लाइनें बताई है ना, हैरानी वाली बात होता है, अगर आप इसे ध्यान से सुनिए, सेम लाइनें यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर डिट्टो सेम, वर्ड बाय वर्ड सेम लाइनें। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो कि लाइनें आप लोगों को ना आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, ओके, फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड, मैं पहले पॉइंट के लिए अलग पेन यूज कर लेता हूं, ठीक है, चलो ब्लैक पेन से, ओके। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा था, पहला पॉइंट आया यहाँ पे कि जितना अगर मैं लंबे समय तक एक जगह पे रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? वहां की सारी रिसोर्सेज को ले लूंगा, ओके। देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा खाने की तलाश के अंदर। ये तो अगर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए इसके अंदर, सेकंड के अंदर, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, यानी कि वो कह रहे हैं कि एनिमल्स को मूव करना होता था प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। अब स्मॉल प्रे यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? छोटे छोटे जानवर, उनका शिकार कौन करेगा? कार्निवोरस एनिमल्स, ओके ओके, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, जैसे हमारे डियर्स एंड वाइल्ड कैटल थे, वो तो ग्रास एंड लीव्स लेते थे हमारे, ठीक है। दैट इज व्हाई दे सो हंटेड देम, हैड टू फॉलो देम। अब मुझे शेर का शिकार करना है तो मुझे शेर की मूवमेंट को फॉलो करना पड़ेगा ना, शेर डियर के पीछे जा रहा है, मैं शेर के पीछे जा रहा हूं। अगर अपन देखेगा इसके अंदर, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, थर्ड, जैसे तीसरा रीजन था, 2 रीजन आपको पता चल गया। पहला रीजन मैंने बताया था कि इन सर्च ऑफ फूड आ गया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था इसके अंदर, मैन एनिमल्स फॉलोड बाय मैन, या फिर मैन फॉलोड एनिमल्स। इसके अंदर थर्ड क्या था, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट एंड ट्रीज वो अलग अलग सीजन, जो चौथा पॉइंट मैंने आपको कराया था, सीजनल चेंजेस। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट की सर्च के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? मूव करते थे। फोर्थ, चौथा रीजन कौन सा? इन सर्च ऑफ वाटर। फोर्थ, people and plants live near water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers, while many rivers and lakes are perennial. Perennial का मतलब with water throughout the year, 365 दिन पानी है। Others are seasonal, seasonal यानी कि non perennial भी आप इन्हें कह सकते हो। People living on the blanks would have to move in search of water during the dry season, और dry season कौन कौन से आपके? Winter and summer। सेम टू सेम सारा टॉपिक, लेकिन अब आपने देखा एनसीईआरटी पढ़नी कितनी आसान हो गई यार,
बहुत आसान होगी एनसीईआरटी पढ़नी। आसान क्यों हुई हमारे एनसीईआरटी पढ़नी? क्योंकि सर टॉपिक अच्छे से क्लियर था, दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर ना भी हो तो अगला जितने भी टॉपिक्स है ना, एक बारी बिना एक्सप्लेनेशन के पढ़ के देखो, आपको मजा ही नहीं आएगा। लेकिन अब आपको मजा आ रहा है क्योंकि आप कनेक्ट कर पा रहे हो। यही होता है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, जो आपका इंटरेस्ट जो है हर एक छोटी बड़ी चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट वो बना के रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ डू वी केम टू नो अबाउट दीज पीपल। अब भैया हमें इन सारे लोगों के बारे में पता कैसे चला? अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ्स मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे प्रूफ्स मिले? आर्कियोलॉजिस्ट को स्टोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट, अगला सवाल इसके अंदर एक अच्छा सवाल है कि हाउ डू पीपल केम टू नो अबाउट दिस पीपल के अंदर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को पता है क्या पता चला? आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते रहते हैं। मैंने पिछले बार बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? हिस्टोरियंस होते हैं जो कि स्टडी करते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या हुआ? चीजें मिली, उन्हें पता है पर्टिकुलरली क्या चीजें मिली थी। उन्हें मिली थी पर्टिकुलरली टूल्स। सर टूल्स की मदद से उन्हें ये सारी चीजें कैसे पता चल गई? हंटर गैदरर्स मूव करते थे नहीं करते थे? मैंने कहा वापस इस स्लाइड पे आओ। स्लाइड, चार कारण थे। अब टूल्स को इन चारों से कनेक्ट करके बताऊं मैं आपको। इन सर्च ऑफ फूड, अब मैं गैदर करता हूं, जब मैं कोई चीज मुझे मुझे पेड़ के ऊपर लग रहा है, ठीक है, कोई, मैं अपना टूल फेंकूंगा वहां पे। क्या मदद, किसकी मदद लूंगा? टूल्स की। मैं एनिमल्स को हंट करूंगा, किसकी मदद से हंट करूंगा? टूल्स की मदद से। क्या टूल्स इन सर्च ऑफ फूड लगे? हाँ जी सर। सर इन सर्च ऑफ वाटर कैसे लगेंगे? पानी को ऐसे थोड़ी ना कि भाई हमारा ऐसे वो जो होता है हमारा जो टूल है हम उसे ऐसे करके आंखें छोटी छोटी करके देखेंगे, नहीं। आप जहाँ पे पानी होता है वहां पे कौन रहते हो? लिवर पीपल लाइक टू लिव नियर विच एरिया? जहाँ पे पानी हो। अब जहाँ पे रहेंगे वहां पे क्या करेंगे? टूल्स बनाएंगे। तो वहां पे भी टूल्स मिल गए। ठीक है, दो जगह थे, दोनों के अंदर टूल्स का रेफरेंस दे दिया मैंने। मैन फॉलोड एनिमल्स, मैन फॉलो क्यों करते थे एनिमल्स को? सर हंटिंग के लिए। तो हंटिंग के लिए किस चीज की जरूरत होगी? हथियारों की, टूल्स की। सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस के अंदर प्लांट एक जगह से, जैसे अगर देखा जाए एक जगह आम थे, ठीक है, गर्मियों के अंदर मैंने आम को टूल्स की मदद से अपने तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं उसी टूल की मदद से वहीं पे दूसरे आम से दूसरे फ्रूट्स को तोड़ूंगा। तो देखा आपने कि टूल्स जो है उन चारों कंडीशंस के अंदर क्या है? एप्लीकेबल है। आप लोग सोच नहीं, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा सर टूल्स का भी ऐसे इस्तेमाल होता है। यही यूपीएससी की तैयारी होती है। यही होता है जो हम सोचते नहीं है, वो हमसे ये चीजें हमारे दिमाग के अंदर डालता है। तो टूल्स की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने गैदर करी है टूल्स की नॉलेज, जो कि हमारे द्वारा ही बनाए जाते थे, इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते थे, इंसानों के द्वारा ही यूज किए जाते थे। अब ये जो टूल्स थे बेसिकली तीन तरीके से बनाए जाते थे, तीन चीजों के बने होते थे। सबसे पहले तो होता था स्टोन, दूसरा होता था बोन्स, और तीसरा होता था इसके अंदर वुड। ठीक है, स्टोन, बोन्स और वुड, इन तीन चीजों से बनते थे। अब आपके लिए क्वेश्चन, आप सोच के बताओ इन तीनों में से कौन से टूल सबसे ज्यादा सर्वाइव करे होंगे? सर सर्वाइव कौन से करे होंगे? सर स्टोन टूल्स करे होंगे, बोन्स करे होंगे, वुड करे होंगे? तो इसका करेक्ट जवाब है स्टोन टूल्स। सर स्टोन टूल्स ही क्यों? सर बोन्स क्यों नहीं? सर वुड टूल्स क्यों नहीं? एक चीज बताओ। ठीक है, आपने सीआईडी देखा हुआ है? सीआईडी, एसीपी प्रद्युमन, उसके अंदर है ना, काफी बार आपने देखा, अगर आप उस चीज को अगर सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं, अगर कुछ नॉलेज के लिए अगर आप उसको देखते हो, तो आपने एक चीज मैंने बहुत बार नोटिस करी है कि जो वहां पे स्केलेटन्स मिलते थे ना, काफी अलग अलग तरीके के थे। और काफी बार पता है डॉक्टर सालों की एक चीज बोलते थे उसके अंदर कि बॉस ये जो लाश है ना एकदम पूरी गल चुकी है। आपने देखा होगा एकदम नया जो स्केलेटन, नया मतलब स्केलेटन जिसे दफनाए हुए करीबन एक आध साल हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा एक आध साल वाला जो स्केलेटन होता है उसकी हड्डी एकदम सही दिख रही होती है। लेकिन जो स्केलेटन 10 से 12 साल पुराना होता है उसका स्केलेटन देखे एकदम हड्डियां पूरी गल चुकी होती हैं उसकी। अब भैया ये तो 10 से 12 साल पहले की बात है, हम तो कितने साल, हम 10-20 हजार साल पहले की बात करें वहां के। क्या आप एक चीज बताओ, उस टाइम की जो बोन्स थी क्या आज अभी तक वो सरवाइव कर पाई होंगी? नहीं सर, वो तो डीकम्पोज हो चुकी होगी। इसलिए अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि अब इसमें सर अगर आप एक तो कंडीशन आ गई कि जिसके अंदर डीकम्पोज होगी, तो कुछ प्रिजर्व भी तो है। तो फिर वो प्रिजर्व कैसे? जो अभी तक जो कंटेमिनेशन यानी कि जो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आए थे, जो वहां पे जो सॉइल के कांटेक्ट में आ गए जो टूल्स, वो तो डीकम्पोज हो गए। लेकिन जो नहीं है, जिन्हें लोगों ने संभाल के रखा, वो अभी भी सेफ है। सिमिलरली वुडन टूल्स के लिए भी यही है। लकड़ी को अगर जमीन के अंदर आ जाएगी, अगर वो सॉइल के अंदर आ जाएगी, वो भी क्या होगी? डीकम्पोज हो जाएगी। लेकिन पत्थर ऐसी चीज है जो कहीं पे भी चले जाए डीकम्पोज नहीं होगी, डीकम्पोज नहीं होंगे। इसलिए स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द मोस्ट। आपको रीजंस पता होने चाहिए। एनसीईआरटी आपको ये रीजंस नहीं बताती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोन्स और वुड गेट डीकम्पोज्ड एट टाइम वेयर स्टोन डू नॉट गेट डीकम्पोज। वो डीकम्पोज नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, तो स्टोन्स तो हमारे डीकम्पोज होते नहीं है। तो अब यहाँ पे कुछ यूजेस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का ये पोर्शन पढ़ा देता हूँ। तो इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, जो कुछ चीजें हंटर गैदरर यूज करते थे। इट इज लाइकली दैट व्हाट काइंड ऑफ टूल, ओके, what kind of, okay, it is likely but that people made and used tools
ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन्स के बनाते थे, ऑफ विच स्टोन आउट ऑफ टूल्स, ओके स्टोन टूल्स जो थे उसके अंदर वो उन्होंने सबसे ज्यादा सरवाइव किया। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप अवे, बार के सारे जो भी पॉइंट्स है ना, इसके लिए अलग हेडिंग बनाते हैं हम लोग। क्या अलग हेडिंग है, क्या अलग हेडिंग बनाएंगे हम इसके अंदर, देखिएगा यूज ऑफ टूल्स, बेसिकली स्टोन टूल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रूफ ही सबसे ज्यादा किसके, हमारे पास स्टोन टूल्स के प्रूफ है, इसलिए हम सबसे ज्यादा बात भी हम किसके बारे में करेंगे, हम स्टोन टूल्स के बारे में ही सबसे ज्यादा बात करेंगे। अभी तक के टॉपिक को एक बार आप भी गो थ्रू करके देखिए, कोई डाउट है तो मुझे भी बता दीजिए। बता दीजिए, काफी बार होता है ना ज्यादा गला सा सूख जाता है। अब यूज ऑफ टूल्स के बारे में सुनिएगा, एक एक करके 5 रीजन बताऊंगा, 5 यूज बताऊंगा टूल्स के। नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, आपके जो अब जो टूल्स है उसके आपके दिमाग में क्या क्या आ रहे हैं? सर टूल्स से हम क्या क्या कर सकते हैं? सर हम टूल्स की मदद से जो मीट है और जो बोन्स है उन्हें कट कर सकते हैं। क्यों कट करेंगे सर? अब एक चीज बताओ, मीट है सारा, अगर आपने एक बड़े सारे मेहमत का हंट किया, एक ही दिन में सारे मेहमत थोड़ी ना खाओगे, क्या करोगे? उस मेहमत का थोड़ा हिस्सा आज खाओगे और थोड़ा बहुत जो भी बचा हो उसे प्रिजर्व करोगे। तो फिर द स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट, मीट को कट करने के लिए इस्तेमाल में आता था। दूसरा बोन्स, जो बोन्स थी, अब एनिमल की बोन्स, कितनी बड़ी बड़ी एनिमल्स की बोन होगी, इतनी बड़ी तो इंसानों को उठाई ना जाए, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स की बोन को कट करते थे और उनकी मदद से दूसरे एनिमल्स का हंट करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि बोन्स क्या करते थे, मीट और बोन्स को कट करते थे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में। और क्या क्या करते थे? स्क्रैप, ओके वर्ड देखिएगा इसके अंदर क्या करते थे, ये स्क्रैप हो गए। एक तो ये कट करते थे, कट मीट एंड बोन्स, मीट एंड बोन्स को तो कट करते थे, इसके अलावा वो स्क्रैप करते थे। स्क्रैप क्या करते थे सर? स्क्रैप का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है इसका मतलब? अलग करना। क्या चीजें अलग करते थे? 2 चीजें के बारे में बेसिक मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज है हाइट्स। सर हाइट्स क्या होता है? ये होती है एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन। सर अलग क्यों करते थे? देखो क्यों की आदत डाल लो, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्यों की आदत डाल लो कि बॉस क्यों जो वर्ड है ना वो बस बोलने कि क्यों। सर एनिमल हाइट्स क्या होता है? एनिमल स्किन। सर एनिमल स्किन क्यों अलग करते थे भैया? कपड़े पहनने के लिए, एनिमल स्किन के कपड़े पहनते थे उस टाइम पे। तो क्या करते हैं हाइट्स के अंदर, हाइट्स क्यों अलग करते थे? हाइट्स का मतलब एनिमल स्किन को एनिमल के जो बॉडी थी उससे अलग करते थे। दूसरा जो था बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री। सर अभी बार्क ऑफ ट्री यानी कि वो जो बार्क होती थी ट्री की, उसे क्यों अलग करते थे? अगर देखा जाए इसके 2 मेजर कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट कारण है वो क्या होगा? टू मेक टूल्स, वुडन टूल्स बनाने के लिए, वुडन टूल्स बनाने के लिए। और अगर जो बार्क ऑफ ट्री है उसे एक और कारण की वजह से अलग किया जाता है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था। मैं कह रहा हूं अगर आपको अभी भी चैप्टर का याद नहीं आ रहा तो आपने चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज नहीं किया ढंग से। कनेक्टिविटी बन रही है चैप्टर 1 और 2 की। चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक चीज बताई थी बिट्स के बारे में, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिट्स फाउंड इन हिमालयाज। याद आया थोड़ा? सेम चीजों के बारे में बात करो मैं। ये देखो कनेक्टिविटी, आपको चेक करवाता रहूंगा आपकी नॉलेज कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो हाइट्स थी एनिमल स्किल्स और जो बार्क ऑफ ट्री यानी कि वुडन टूल्स, इन सब के बारे में हमने देखा। ये सारी चीजें कट करते हैं। इसके अलावा चॉप भी करते थे। चॉप क्या करते थे? जो भी रूट्स थी, फ्रूट्स थे, सबको चॉप यानी कि काटना। जैसे पाइनएप्पल आज हाथ में लग गया तो पाइनएप्पल को अलग करने के लिए क्या किया? स्पून की मदद से। क्या तो ये तो था आपका सबसे पहले यूज, जिसके अंदर हमने देखा कि वो कट करते थे मीट को, बोन्स को, स्क्रैप अवे करते थे यानी कि अलग करते थे। क्या अलग करते थे? हाइट्स का अलग करते थे, एनिमल स्किन अलग करते थे और बार्क ऑफ अ ट्री ताकि वो वुडन टूल्स बना सके। इसके अलावा चॉप करते थे फ्रूट्स और रूट्स को। ठीक है सर, इतनी बात आ गया आप लोगों को समझ में। पहले यूज आ गया कि सर पत्थरों का ये इस्तेमाल होता था। पत्थरों का दूसरा इस्तेमाल जमीन की खुदाई करने के अंदर किया जाता था। किस चीज के अंदर खुदाई करने, किस चीज के लिए किया जाता था? खुदाई करने के लिए। यूज फॉर डिगिंग ग्राउंड। सर अब जमीन को क्यों खोदते थे वो लोग? डिगिंग ग्राउंड, ताकि वो लोग कलेक्ट कर सकें। क्या कर सके? वो कलेक्ट कर सके। क्या चीजें कलेक्ट कर सके? एडिबल रूट्स। एडिबल का मतलब लिखिएगा खाने लायक, जो भी खाने लायक रूट्स था। मुझे खाने लायक रूट्स के कुछ नाम बता दीजिए। सर कैरेट आ गया इसके अंदर, ठीक है कैरेट आ गया। सर आपकी मूली आ गई इसके अंदर। एक वो होती है आई गेस स्वीट पोटैटो, या स्वीट पोटैटो भी इसके अंदर है, स्वीट पोटैटो। ये जितनी भी चीजें हैं, ओके ये क्या है? ये सारी एडिबल रूट्स हैं। तो अब इन्हें एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी। ओके, डिगिंग ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, जैसे कि कैरेट और स्वीट पोटैटो, इन सब के लिए। एक और कारण था इसके अंदर, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये लोग क्या करते थे? एनिमल स्किन को अलग करते थे।
ठीक है। अब एनिमल की स्किन हमारे साइज के अकॉर्डिंग, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ी है बन के आती थी। आते थे कि भाई अच्छा इसके नीचे पैंट है तो एनिमल स्किन अपने आप पैंट के फॉर्म में आती थी नहीं, उन्हें क्या करना पड़ा था, उन्हें स्ट्रेच करना पड़ता था या मैं एक चीज को चिपकाना पड़ता था। सर चिपकाना समझ में नहीं आया बात। एनिमल स्किन को अलग किया। अब एक चीज बताओ, एनिमल की जब चमड़ी को हमने अलग किया तो एकदम क्या एकदम आराम से अलग होगी? नहीं सर, बहुत ही मतलब एक थोड़ा इमेजिन करके देखो, थोड़ा अजीब सा दृश्य होता है। अगर आपकी स्किन से अलग करते हो, वो होते नहीं थोड़े थोड़े से थ्रेड से मतलब ऐसे चिपचिपी सी चीज सी होती है वो, है ना, चिपचिपी सी चीज निकलती है। अब एनिमल की स्किन है, ठीक है, एक एनिमल की स्किन इतनी ज्यादा निकली और वो ऐसे ऐसे करके निकली। अब भैया मुझे तो इतने के अंदर, मैं मुझे जैसे अपनी टी शर्ट बनवानी है, ठीक है, ठीक है, मुझे तो ऐसी अगर मान लेते हैं हमें ऐसी एक टी शर्ट बनवानी है, भैया मुझे तो इस शेप के अंदर चाहिए ना कपड़े। तो वो क्या करते थे, पत्थरों की मदद से जो एनिमल स्किन होती थी उसे इस तरीके से कट करते थे और इस तरीके से वीव करते थे, चिपकाते थे। चिपकाते मतलब कैसे, एक एनिमल स्किन लिया, दूसरी एनिमल स्किन ली, दोनों को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि बैकलेस कपड़े नहीं चलते थे उस टाइम पे, ठीक है, दोनों को मुझे क्या करना था, ज्वाइन करना है। क्या क्या दोनों स्किन, कोई चमड़ी तो है ही, चिकनी तो है, क्या करते थे, मारते थे, एकदम जोर जोर से मारते थे। उससे क्या होता था, थोड़ा साइंटिफिक है, उसके अंदर क्या होता है, जो उसके एयर बबल्स थे ना, जो भी मतलब बीच का गैप होता था, आपको चिपकूस के बारे में सुना आपने, आंसू सर की काफी बार वीडियो है, उसके अंदर वो चिपकू सा लगा देते थे। तो एनिमल स्किन के अंदर वो क्या करते थे, एक दूसरे कोई चिपचिपी तो होती थी वो चीजें, एकदम मार मार के ना उसके एकदम एयर प्रेशर बिल्कुल कम कर देते थे, जिससे क्या हो जाती थी, वो स्किन चिप जाती थी। हम तो टांके दे लेते, वो टांके नहीं देते थे, वो क्या करते थे, इस तरीके से एकदम एकदम स्टिच से कर देते थे और वो क्या हो जाता है, एक टांका सा लड़ जाता था, ठीक है। तो टांके लगाने की भी मदद आती थी हमें। तीन चीजें मैंने बता दी। एक तो मैंने आपको पहले वाली चीजें बताई थी, इसके अंदर कट करने के लिए मीट बोन्स, क्रैप अवे, हाइट बोन्स, चॉप करने के लिए। दूसरा मैंने डिगिंग ग्राउंड बताया। तीसरा एनिमल स्किन के बताया। चौथा इसके अंदर है डिगिंग करना। किसकी डिगिंग करना, इस बार डिगिंग के अलावा, डिगिंग के साथ साथ आपको कटिंग करना। किन की कटिंग करना, वुड्स की। ओके, मैंने पहली बार बार्क ऑफ ट्री के बारे में बात की थी, इस बार हम क्या करेंगे, कट वुड। अब सर ये लकड़ियों को हम क्यों कट करते थे, दो मेजर कारण बता रहा हूँ इसके। सबसे पहली चीज है, आग जलाते हो, हाँ जी सर, आग किसकी जलाओगे, लकड़ियों की। तो लकड़ी अगर देखा जाए, इतना बड़ा पेड़ है आपका, ठीक है, ये टहनियां है, ठीक है, अगर आपने मान लो इतनी बड़ी टहनी भी कट कर ली एक ही दिन के अंदर थोड़ी ना, और एक ही दिन के अंदर अंदर वो ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि जो एरिया है जहाँ पे आप जलाओगे उन सारी चीजों को, तो वो भी एक एरिया, लिमिटेड एरिया है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, कट करके डालोगे ना वुड्स को। ऐसे थोड़े आपने गाँवों के अंदर भी देखा होगा, जो भी वुड्स होती थी, जहाँ पे भी आग जलती है, वहां पे आपने देखा होगा कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इतने बड़े बड़े टुकड़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वो क्या करते थे, इनके टुकड़े कर लेते थे, क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके टुकड़े से कर लेते थे, ताकि इन्हें हम यूज कर सके। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाएगी कि टू कट वुड व्हिच वाज यूज्ड एज फायरवुड, जो कि किस तरीके से इस्तेमाल होते थे, फायरवुड की तरह इस्तेमाल होते थे। दूसरा, हट्स बनाने के अंदर और टूल्स बनाने के अंदर, ठीक है, हट्स एंड टूल्स बनाने के अंदर। अगर आपने झोपड़ी देखी होगी, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने झोपड़ी देखी होगी, मैंने देखी हुई है। तो झोपड़ी के अंदर आपको पता है कि ये जो होता है सिर्फ ड्राई ग्रास से नहीं बनी होती। जैसे झोपड़ी होती है ना, जैसे मुझे थोड़ी बहुत ऐसे, वो थोड़ी इस तरीके से है, वो थोड़ा इस तरीके से होता है। तो आपने देखा जो झोपड़ी होती है ना, जैसे आप कहते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, वो तो सूखी ग्रास से बनी होती है। नहीं, जो सूखी ग्रास होती है ना, उसके अंदर अंदर जैसे सूखी ग्रास लिया, अब उसके अलावा साथ में क्या क्या, वो सूखी ग्रास खड़ी किस तरीके से रहती है, सूखी ग्रास से गिर जाएगी, तो उन्हें लकड़ी की मदद से ना स्टिच करके, अब वो किस तरीके से स्टिच करते हैं, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, अच्छी बात है डिटेल में। अब एक चीज बताओ, क्या स्टेम्प जो होती है वो एकदम ऐसे होती है? नहीं सर, स्टेम्प ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे होती है स्टेम्प, है ना। ये दूसरी स्टेम्प भी इस तरीके से हुई, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। स्टेम्प ऐसी होती है, स्टेम्प एकदम स्ट्रेट नहीं होती, स्टेम्प क्या होती है, ऐसे उनकी डालियां से निकली हुई होती है। अब दो डालियों को मैंने क्या किया, आपस में मिला दिया। अब इन डालियां, ये डालियां आपस में उलझ गई, क्या हो गया, आपस में उलझ गई। यानी कि अब क्या हुआ, मैंने इसी को बेस बनाया, अब ऐसे करते करते दो डालियां, तीसरी डाली, चौथी डाली, ये क्या हो गया, आपस में उलझ गई, और मैंने ऐसे कर्व सा बना दिया, जो हमारी घर की छत बनती थी। वुड्स यूज होते थे हर्ट्स में, पर होते किस तरीके से थे वो आपको मैंने बताया। तो कंसेप्ट है ना, डीप के अंदर लेके जाऊंगा, कंसेप्ट के अंदर डाउट कहीं नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। डाउट मेरी तरफ से छूटेगा नहीं, आप लोगों को पढ़ाई के अंदर कोई डाउट छूट डालनी है, ठीक है। तो मैंने कितने कारण बता दिए आप लोगों को, 4 कारण बता दिए। अब इसके अंदर एक लास्ट जो आ जाता है, जो आपने मूवी देखी है एवेंजर्स की, लास्ट मूवी थी जो अपनी एंड गेम, आपने वो देखा था कि क्या नाम था, हमारा जो भाई साहब था, हमारे भाई साहब कौन, थोर, उनका कुछ इस तरीके का हथियार सा था, कुछ मुझे करेक्ट ना इसका नाम कुछ पता नहीं, और पहले वाला तो हथौड़ा था, लेकिन इस तरीके का कोई हथियार सा था उनका, है ना। तो पता क्या, अब हमारे पुराने जमाने के लोग भी इस तरीके के हथियार का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, ये जो स्टोन टूल्स थे ना,
इन्हें क्या करते थे, एकदम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते थे, जैसे इस तरीके के धारदार टूल्स बना लेते थे, बना दिए इस तरीके के टूल्स, और उन्हें क्या करते थे, एक हैंडल की तरह अटैच कर, ये जो बोन थी, जैसे ये मान लेते हैं इनके पास एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है उनके पास, ठीक है, और ये वुडन पीस है, ठीक है, एक बोन है, वुडन पीस है, क्या करते थे ये जो स्टोन के जो टूल्स है ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी ग्रिप मिलती थी, यहाँ पे क्या थी, अच्छी ग्रिप मिलती थी, तो क्या करते थे, यहाँ पे आपके जो स्टोन के टूल्स है, ये स्टोन टूल है, ठीक है, ये जो स्टोन के टूल्स है वो इनके ऊपर क्या कर देते थे, अटैच कर देते थे, जैसे आज हम मेटल को यूज करते हैं ना, आपने देखो कस्सी होगी या कुल्हाड़ी होगी, यहाँ पे लकड़ी का तना होता है, ठीक है, अब अगर मान लेते हैं बोन्स तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मान लेते हैं बोन्स का भी तना होता था, आपने देखा माउस के आगे क्या लगता है, मेटल, उस टाइम मेटल नहीं था, तो हमारे उस टाइम का मेटल कौन था, पत्थर, तो पत्थर की मदद से क्या करते थे, इस तरीके से टूल्स बनाते थे। तो आप लोगों को टूल्स के सारे मतलब आपको क्लियर हो चुके होंगे, किस किस तरीके से कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं हमें। अब एनसीईआरटी पढ़ा के आज का एक बार लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूं मैं, थोड़ी वीडियो 45 मिनट की बन चुकी है, लेकिन एक चीज की गारंटी देता है, मेरी वीडियो भले ही लंबी बनती है, लेक्चर थोड़े ज्यादा ले लूंगा यार मैं, लेकिन एक चीज की गारंटी दूं कसम से, आप लोगों को कसम से 1% का डाउट नहीं आने दूंगा मैं। Okay, some of these tools were used to cut, जैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, some of these tools were used to cut meat and bones, scrape away bark from trees and hides animal skin, chop fruits and roots। यहाँ पे मैंने आपको एक पहला पॉइंट बता दिया था, ये आपका पहला पॉइंट है, देखो नोट्स मेकिंग बनानी है, अभी अभी बता रहा हूँ कैसे बनानी है। दूसरा पॉइंट यहीं से चालू हो जाएगा। ओके, some may have been attached to the handles of the bones, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, wood to make spears and arrows। spears क्या होते हैं और arrows क्या होते हैं, spears होता है आपके भाले, ओके, और arrows क्या होते हैं, तीर। आपने देखा, आपने ये मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जैसे अभी आदि पुरुष देखी है, तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटल लगा होता है उसके ऊपर ना, स्टोन लगा होता है, क्या होता है, पत्थर होता है, जिसे इस तरीके से शेप में डिजाइन किया जाता है। तो स्पैरोस हो गए आपके, स्पीयर्स यानी कि आपके भालों, आयरोस यानी कि आपके तीर कमान, ये तो आपके दूसरा पॉइंट आ गया। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच वाज यूज्ड एज फायरवुड, फायरवुड की तरह हम उन्हें यूज करते थे। वुड वाज आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, हट्स और टूल्स के लिए भी बनाते हैं, उन्होंने बता दिया किस तरीके से हट्स और टूल्स का इस्तेमाल होता था। अब एनसीईआरटी के अंदर पता है आप लोगों को सिर्फ यहीं तक ही दे रखा है। आप तो कहोगे सर आपने तो 5 कारण बताए थे, यहाँ पे आ जाओ। स्टोन टूल्स मे हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स जो भी थी, इन्हें कलेक्ट करने के लिए क्या करते थे, पत्थर की मदद से खुदाई करते थे। पॉइंट नंबर 4, किस तरीके से हिडन डिटेल्स देते हैं एनसीईआरटी, यहीं से पता चलता है आप लोगों को। पांचवा पॉइंट आता था स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, जो एनिमल स्किन होती थी उन्हें उन क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए मदद करता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मैंने आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम अगले लेक्चर के अंदर इसी का ही अगला पार्ट करने वाले हैं, और आई होप मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, और आप लेक्चर देखने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ रहे, अच्छे से नोट्स बनाओ यार, अच्छे से, दिन के अंदर एक ही लेक्चर आता है और आप लोगों को लेक्चर अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट टू योर माता पिता, भारत माता, जय हिंद गाइस, और जय सिया राम। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर यहाँ तक पहुंचे तो सच्ची में आपके अंदर लगन है, आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, आपको कांसेप्ट के अंदर समझ में आ रहा है कि भैया क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे से काम कीजिएगा। टिल देन जय हिंद गाइस।